वेलकम टू वाली रोबोट्स। माय नेम इज़ सोबिया नूर। ये मॉड्यूल 2 का लेक्चर नंबर 3 है। आज का टॉपिक है पांडास। पांडास एक पाइथन की लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी क्या होती है? सपोज़ करें कि आप मैथमेटिक्स को लर्न करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैथ की बुक रीड करनी पड़ेगी। और अगर आप फ़िज़िक्स के रूल्स को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप फ़िज़िक्स के रूल्स को स्टडी करेंगे, उन्हें इस्तेमाल करेंगे। सिमिलरली पाइथन ने भी अपनी कुछ बुक्स बनाई हैं या कुछ लाइब्रेरीज़ बनाई हैं। जिस वक्त हमें जिस लाइब्रेरी की ज़रूरत होती है, हम उसे इस्तेमाल कर लेते हैं। इस लाइब्रेरी को 2008 में वेस मैकिनी ने इंट्रोड्यूस करवाया था। तब से लेकर अब तक ये डेटा साइंटिस्ट, एनालिस्ट एंड डेटा इंजीनियर्स के लिए एक अहम टूल बन चुकी है। पांडास का सिंपली मतलब होता है पाइथन डाटा एनालिसिस, यानी हम इसमें डाटा का एनालिसिस करते हैं, तो शॉर्टली इसको पांडास कहा जाता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि हम एमएस एक्सेल में काम करते हैं, स्प्रेडशीट के जैसे। वाई पांडास? पांडास को क्यों इस्तेमाल किया जाता है? जब भी हमें अपने डाटा को क्लीन करना होता है या उसे प्रोसेस करना होता है, तब हम पांडास को इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसिंग वैल्यूज़ को अगर डिलीट करना हो, डुप्लिकेट्स फाइंड करने हो और डिफरेंट डाटा टाइप्स को फाइंड करना हो। सेकंड है डाटा एनालिसिस। तो जब भी हमने अपने डाटा के ऊपर स्टैटिस्टिकल ऑपरेशंस करने होते हैं, एग्रीगेशन फंक्शन लगाने होते हैं, बिल्कुल जैसे हम एसक्यूएल में करते थे। अगर सिमिलर हम एक्शन यहाँ परफॉर्म करना चाहें पाइथन में, तो उसके लिए भी पांडास का इस्तेमाल करेंगे। पांडास में हम 4 काम करेंगे: क्रिएट डाटा, रीड डाटा, क्लीन डाटा और ग्रुपिंग एंड सॉर्टिंग डाटा। पहले देखते हैं कि इसे इंस्टॉल करना कैसे है। इसे इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। बस अपनी सीएमडी में हमने पिप इंस्टॉल पांडास की कमांड लिखनी है। इस तरीके से हमारे सिस्टम में पांडास इंस्टॉल हो जाएगी। और जब भी इसको इस्तेमाल करना होगा, तो इसको इंपोर्ट कैसे करेंगे, वो भी सिंपल है। इंपोर्ट पांडास एज पीडी। सर्च बार में हम सीएमडी लिखेंगे, इसको ओपन करेंगे। यहाँ पर सिंपली हमने वही अपनी पिप इंस्टॉल पांडास लिखना है। तो ये थोड़ा सा टाइम लेने के बाद खुद ही इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ हमारे पास पांडास इंस्टॉल हो चुकी है। क्रिएट डाटा। पांडास में दो कोर कंपोनेंट्स होते हैं: सीरीज एंड डाटा फ्रेम। सीरीज सिंपली एक सिंगल कॉलम को पांडास में हम सीरीज बोलते हैं। इसे वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर या डाटा भी कहा जाता है। ये बिल्कुल एरेज के सिमिलर होता है। जैसे एरेज में भी हम स्टूडेंट की लिस्ट को स्टोर करते हैं, तो अगर पांडास में स्टूडेंट की लिस्ट को स्टोर करना हो, तो हम सीरीज क्रिएट करेंगे। दूसरी तरफ एक टेबल को पांडास में सिंपली डाटा फ्रेम कहा जाता है। इसे टू डायमेंशनल टेबल या स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर किससे सिमिलर है? डिक्शनरी। डिक्शनरी में हम अपने डाटा को कैसे स्टोर करते हैं? कीज़ एंड वैल्यू के पेयर में। तो कीज़ में हम अपने कॉलम का नेम लिख देंगे, जबकि वैल्यूज़ में हम डाटा लिख देंगे, जैसे आपको इमेज में नज़र आ रहा है। अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। डाटा क्रिएट करने से पहले हमें पांडास को इंपोर्ट करना है। उसके लिए इंपोर्ट पांडास एज पीडी लिख दिया है। अब सीरीज़ को क्रिएट करेंगे। उसके लिए हम स्टूडेंट की लिस्ट ले लेते हैं, जिसमें है हैरी, हरमाइन और रॉन। 3 स्टूडेंट का नेम ले लिया हमने। और इसको अब सीरीज़ में कैसे कन्वर्ट करना है? पी डी डॉट सीरीज़ और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नेम लिख देंगे। सिंपली इतना करने से हमारी एक सीरीज़ क्रिएट हो जाएगी। तो आउटपुट में हमारे पास हैरी, हरमाइन और रॉन का डाटा क्रिएट हो चुका है। डाटा फ्रेम में हम एक स्टूडेंट की अटेंडेंस क्रिएट कर लेते हैं। उसके लिए पी डी डॉट डाटा फ्रेम, ये सेंटेक्स बिल्कुल सिमिलर ही लिखना है। और अब की एंड वैल्यू की शक्ल में हम अपने डाटा को स्टोर करेंगे। की में हमने लिखा हैरी और वैल्यू में उसकी अटेंडेंस लिख दी। हरमाइन की भी पहले उसका नेम लिखा और फिर उसकी वैल्यूज़, और रोन का भी पहले नेम और फिर उसकी वैल्यूज़। इस तरह करने से हमारा एक टेबल तैयार हो चुका है। और इसको हमने एक स्टूडेंट अटेंडेंस के वेरिएबल में इस सारे डाटा फ्रेम को ले लिया है। और जब भी हमने इस डाटा फ्रेम को इस्तेमाल करना है, तो हम स्टूडेंट अटेंडेंस के नेम से इसको इस्तेमाल करेंगे। अब हमने डाटा को क्रिएट तो कर लिया, तो इसे एक्सेस कैसे करेंगे? हम हो सकता है किसी ख़ास एलिमेंट को एक्सेस करना चाहें, या किसी स्लाइस को, या कुछ रेंज के डाटा को, कि फ़लाँ रेंज से फ़लाँ रेंज तक हमने अपना डाटा देखना है। तो उन्हें कैसे करेंगे एक्सेस? उसके लिए इंडेक्स और कॉलम्स का इस्तेमाल करेंगे। अभी जो हमने टेबल बनाया है, वहाँ पर आपने नोट किया होगा कि हमारे टेबल के साथ ये रोज़ के कुछ नंबर्स भी आ रहे हैं, 0, 1, 2, 3। तो ये हर रो का एक नंबर होता है, तो इसको हम लेबल भी कहते हैं। अगर हम इसको अपने
प्रोजेक्ट के हिसाब से इसको चेंज करना चाहें, थोड़ा मीनिंगफुल बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर भी बहुत ही सिमिलर है, बाकी सारा डाटा वैसे ही लिखेंगे। इंडेक्स के अंदर इन वैल्यूज़ को असाइन कर देंगे जो भी हम लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर हमने डेज़ ऑफ वीक लिख दिए हैं। तो अब हमारा डाटा जो है वो ज़्यादा मीनिंगफुल लग रहा है। अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे? अगर रो के ज़रिए हम अपने डाटा को एक्सेस करना चाहें तो उसके लिए स्टूडेंट अटेंडेंस डॉट लॉग और उसके अंदर उस लेबल का नेम लिख दिया, तो इसने हमें मंडे की जो अटेंडेंस है 3 स्टूडेंट्स की वो शो कर दी, तो मंडे को तीनों ही प्रेजेंट्स हैं। एक्सेसिंग स्लाइस, अब किसी रेंज का डाटा हम देखना चाहते हैं मंडे से थर्सडे, तो वो इसने हमें मंडे से थर्सडे का जो डाटा है वो शो कर दिया। अभी तक हम रोज से डाटा एक्सेस कर रहे थे, अब कॉलम से करेंगे। उसके लिए सिमिलर स्टूडेंट अटेंडेंस का वेरिएबल डॉट कॉलम लिखने से हमें सारे कॉलम के जो नेम होंगे ये वो शो करेगा। और अगर हम स्पेसिफिक कॉलम का ही डाटा देखना चाहें, जैसे बॉयज़ का देखना चाहें हैरी और रॉन का, तो हम स्टूडेंट अटेंडेंस के अंदर हैरी और रॉन का ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे कॉलम नेम। यहाँ पर हमें सिर्फ हैरी और रॉन का ही डाटा शो हो रहा है। एज अ डाटा एनालिस्ट हमारा काम डाटा को क्रिएट करना नहीं होता, बल्कि फाइल्स की फॉर्म में हमें डाटा प्रोवाइड किया जाता है और उसके ऊपर हम एक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो डाटा को रीड करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले सी प्लस प्लस में देखते हैं, अगर किसी फाइल को ओपन करना चाहें तो हमें ये 8 लाइन ऑफ कोड का जो डाटा है वो लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर पांडास में हम किसी फाइल को ओपन करना चाहें, जैसे कि सी एस वी, तो उसके लिए रीड अंडरस्कोर सी एस वी लिखने से हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इसी तरह एक्सेल को भी ओपन करना आसान है। और अगर इसको सेव करना चाहें तो टू अंडरस्कोर सी एस वी और टू अंडरस्कोर एक्सेल लिखने से ये फ़ाइल सेव भी हो जाएगी। तो पांडास को या पाइथन को बहुत ही वर्सटाइल लैंग्वेज या बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें लाइन ऑफ कोड जो है वो बहुत ही कम है। इस वक्त जो फाइल मैं ओपन करना चाहती हूँ वो मेरे गिटहब अकाउंट पर मौजूद है। तो ये पांडास की फ़ाइल देखें, पांडास के फ़ोल्डर में है। इस फ़ाइल में मैं अपने डाटा को रन कर रही हूँ, जबकि जिन फ़ाइल्स को मैं एक्सेस करना चाहती हूँ वो भी सिमिलर फ़ोल्डर में ही मौजूद हैं। अगर मैं इनको अपनी फ़ाइल में ओपन करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे इनका यूआरएल इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर एक वेरिएबल में मैंने इनका यूआरएल सेव कर लिया है। जब भी आप गिटहब से कोई फ़ाइल ओपन करें तो उसके लिए रा डॉट गिटहब यूज़र कंटेंट डॉट कॉम ये लिखना लाजमी है, इसके बगैर फ़ाइल ओपन नहीं होगी। ओपन करने के लिए पी डी डॉट रीड अंडरस्कोर एक्सेल लिखा मैंने और उसमें अपनी जो फाइल है उसका यूआरएल कॉल किया। साथ ही मैंने शीट नंबर भी बता दिया, शीट का नेम है 1। जब भी एक्सेल में हम काम करते हैं तो हमारे पास अक्सर मल्टीपल शीट्स होती हैं, तो शीट का नेम जो है वो लिखना लाजमी है। ऐसा करने से हमारी जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। इस फाइल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी, नेम, एज, ग्रेड और स्कोर का डाटा स्टोर है। सिमिलरली सीएसवी फाइल को ओपन करने का तरीका भी सेम ही है। आपने नोट किया होगा कि मैंने यूआरएल को एक अलग वेरिएबल में स्टोर किया है। इसको मैं चाहूँ तो डायरेक्ट रीड अंडरस्कोर सीएसवी में भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैं अपने डाटा को जो है वो एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में सिंपल एंड क्लीन रखना चाहती हूँ। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं उसके लिए अलग वेरिएबल का इस्तेमाल करूँ। आप चाहें तो डायरेक्टली इसे कॉल भी कर सकते हैं। सेकेंड फाइल में हमारे पास स्टूडेंट आईडी है, नेम, एडमिशन डेट है। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट आईडी जो है वो प्रीवियस टेबल में भी मौजूद थी या प्रीवियस फाइल में भी मौजूद थी और इस फाइल में भी मौजूद है। इसका मतलब ये एक जो डाटा है वो दोनों फाइल्स में कॉमन है, जो हम बाद में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब हमने फ़ाइल को रीड कर लिया तो नेक्स्ट हमारा स्टेप है उनके ऊपर फंक्शन अप्लाई करना। हमारे पास बहुत से फंक्शन मौजूद हैं, जैसे हेड, टेल, इन्फो, रीनेम वगैरह। इसी तरह एग्रीगेशन फंक्शन भी कुछ होते हैं, मिन, मैक्स, मीन और दूसरे फंक्शन वगैरह। हेड का टेबल क्या करता है कि टॉप की रोज़ को डिस्प्ले करता है। यहाँ मैंने वैल्यू दी है 10, तो ये टॉप की 10 रोज़ को ही डिस्प्ले करेगा। तो जो तक 10 स्टूडेंट का टेबल, इसने हमें डाटा जो है टेबल में शो कर दिया। टेल का मतलब होता है बॉटम। जब भी बैक बेंचर्स अपना रिजल्ट नोटिस बोर्ड पे चेक करते हैं तो वो कैसे चेक करते हैं कि नीचे से चेक कर, नीचे से, क्योंकि उनका रिजल्ट एंड में होता है। तो आप टेल की जो रोज़ देखना चाहते हैं तो उसके लिए डॉट टेल का फंक्शन अप्लाई होगा। अब इसने हमें नाइचल 14 तक टॉप बॉटम से 10 रोज़ का डाटा शो कर दिया है। इन्फो का फंक्शन क्या करता है कि हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता है कि कितनी रोज़ या कॉलम वगैरह है। इस डाटा में हमारे पास 15 रोज़ हैं, जबकि 5 कॉलम हैं, जिनमें एक डाटा टाइप फ्लोट है और 3 इंट हैं और एक ऑब्जेक्ट भी है।
टोटल मेमोरी कितनी इस्तेमाल हो रही है? 728 बाइट्स। डिस्क्राइब हमारे डाटा के ऊपर एग्रीगेशन फंक्शन अप्लाई कर देता है, जैसे काउंट, मीन, मैक्स। 25% क्या होगा इसका, 75% इन वैल्यूज़ का डाटा क्या होगा, इनकी परसेंटेज बता रहे हैं। वैल्यू काउंट हमें बताता है कि कोई वैल्यू कितने टाइम्स अक्कर हुई है एक टेबल के अंदर। यहाँ पर स्कोर 35 जो है वो 2 स्टूडेंट्स का सेम है, और जबकि बाकी सिंगल सिंगल स्कोर है। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। तो स्टूडेंट रिजल्ट के अंदर जो स्कोर का टेबल है उसकी एवरेज वैल्यू फाइंड की गई है, जो कि है 60। इसी तरह मीन वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू 35 है, और मैक्स वैल्यू 95। डाटा क्लीनिंग, पांडास का जो मेन मकसद है वो हमारे डाटा को क्लीन करना है, क्योंकि इसके बगैर हम एक्यूरेट एनालिसिस नहीं बता सकते, एक्यूरेट हमारा रिज़ल्ट हमें नहीं मिल सकता। तो कुछ डाटा जो होता है हमारे पास वो बैड डाटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल कुछ डाटा मिसिंग हो सकता है, नल वैल्यूज़ हो सकती हैं, तो उसको चेक करने के लिए हम इस नल का फंक्शन अप्लाई करते हैं। यहाँ हमने स्टूडेंट रिजल्ट का टेबल लिया और उसके ऊपर इस नल का ऑपरेशन हमने लगाया, तो ये हमें बताएगा कि हमारे डाटा में कोई नल वैल्यू मौजूद है या नहीं। तो जहाँ नहीं है वहाँ पर इसने फॉल्स लिख दिया है, और जिस जगह हमारे पास नल वैल्यूज़ हैं उसको इसने ट्रू कर दिया है। तो इससे हमें ये मालूम हो चुका है कि हमारे पास कुछ नल डाटा तो मौजूद है। अब यहाँ पर एकदम गौर करें अपने आउटपुट के ऊपर। अगर यहाँ पर कहीं ट्रू भी लिखा हुआ है तो हमें उस ट्रू को फाइंड करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो ट्रू को फाइंड करने का एक और तरीका भी है। थोड़ा सा अगर हम अपनी इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करें तो इस नल के साथ डॉट सम लिख दें। ऐसा करने से ये हमें बता देगा कि किस कॉलम में हमारे पास जो है वो बैड डाटा मौजूद है और कितनी क्वांटिटी में मौजूद है। अब हमें ये तो मालूम हो चुका है कि हमारे पास कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं, तो उसका सल्यूशन क्या है उस बैड डाटा का। फर्स्ट है ड्रॉपना। अमेज़न का सिनेरियो आप सपोज़ करें कि अमेज़न के पास थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स का डाटा है। अमेज़न हमें कहता है कि आप अगर कुछ डाटा को ड्रॉप करना चाहें तो ड्रॉप कर सकते हैं, मुझे इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन एक दूसरा सिनेरियो, आप सपोज़ करें कि आप स्टूडेंट का जो है वो रिज़ल्ट बना रहे हैं। तो इसमें आप उस डाटा को, एक भी स्टूडेंट के डाटा को आप ड्रॉप नहीं कर सकते, आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने सब स्टूडेंट को उनका रिज़ल्ट प्रोवाइड करना है। तो इसके मज़ीद 2 सॉल्यूशन है हमारे पास। फर्स्ट है फिलना। फिलना का मतलब होता है कि किसी एक ख़ास वैल्यू से आप जो भी नल वैल्यूज़ हैं आपके, उनको रिप्लेस करते हैं। जैसे 40 को पासिंग मार्क्स कहा जाता है, ये रियायती पास भी कहा जाता है। तो आप स्पेसिफिक वैल्यू से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। इसमें एक और सिनेरियो समझिए कि समझ लें कि जो पेपर था वो था ही टफ़, और जो टॉपर स्टूडेंट है उसके खुद के मार्क्स जो हैं वो 40 हैं। ऐसे में अगर हम 40 मार्क्स जो है वो मिसिंग वैल्यूज़ में रिप्लेस कर देंगे तो हमारा रिज़ल्ट जो है वो इफ़ेक्ट होगा। इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमारे पास जो भी अमाउंट्स हैं, बिग वैल्यूज़ हैं या स्मॉल वैल्यूज़ हैं, उन सबको प्लस करके उनकी एक मीन वैल्यू बनाई जाए। मीन का मतलब होता है एवरेज वैल्यू। समझ लें इस सिनेरियो में हमारे पास जो मीन वैल्यू है वो हमारे पास 15 है। तो ऐसे में जो जहाँ-जहाँ भी मिसिंग वैल्यूज़ होंगी वहाँ पे हम 15 लिख देंगे। ये सॉल्यूशन ज़्यादा कारआमद है। लेकिन टोटली ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि हमारा डाटा कैसा है, कि हम उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं या फिल कर सकते हैं। पहले ड्रॉपना को अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए स्टूडेंट डाटा ड्रॉपना हमारे पास 2 टेबल है ना, तो दूसरे टेबल में हम यानी स्टूडेंट डाटा में हम वैल्यूज़ को, डुप्लिकेट को ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो 12 आईडी स्टूडेंट है वो डुप्लिकेट डाटा था सीमस का, उसको ड्रॉप कर दिया गया है। 11 के बाद 12 आना चाहिए, तो 12 का डाटा यहाँ से ड्रॉप हो चुका है। सेकंड सिनेरियो फिलना। फिलना के लिए हमने स्टूडेंट रिज़ल्ट, जो पहला हमारे पास टेबल है उसका जो स्कोर है उसके अंदर जो भी मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनको 40 से रिप्लेस कर दिया। तो 5, 6, 7, 8 रोज़ का जो मिसिंग डाटा था हमारे पास वो 40 से रिप्लेस हो चुका है। अब यहाँ पर जो स्कोर को है वो हम मीन वैल्यू से रिप्लेस करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले स्कोर कॉलम का एक मीन वैल्यू अपना बनाया गया और उसे स्कोर मीन में हमने स्टोर कर दिया, और फिलना में उसी को ही कॉल कर दिया। तो 6, 7, 8 में दोबारा देखें, अब 60 से जो हमारा मिसिंग वैल्यू थी उनको रिप्लेस कर दिया गया है। सेकंड है हमारे पास डुप्लीकेट्स। तो डुप्लीकेट्स को तो सिंपली हम रिमूव ही करना चाहेंगे। और आगे है इनकरेक्ट डाटा टाइप्स।
तो डुप्लीकेट को चेक करने के लिए डुप्लीकेट लिखेंगे तो ये हमें डुप्लीकेट वैल्यूज़ को दिखा देगा। जैसे नाइजल जो स्टूडेंट आईडी 14 का जो डाटा है वो डुप्लीकेट है। तो इसको कैसे ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप्स अंडरस्कोर डुप्लीकेट लिखने से वो डाटा है जो डुप्लीकेट है वो रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर नाइजल का देखें डुप्लीकेट डाटा था, अब वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। यहाँ हमारे पास कोई इनकरेक्ट डाटा टाइप्स नहीं है, तो इसलिए हमने उसको चेंज नहीं किया। अब हमने अपने डाटा को क्लीन तो कर लिया, लेकिन सम टाइम हम अपने डाटा को किसी कंडीशन की सूरत में देखना चाहते हैं। जैसे हम उन्हीं स्टूडेंट का डाटा देखना चाहते हैं जिनकी एज जो है 15 है। ऐसी सूरत हाल में हम एक कंडीशन लगाएंगे। स्टूडेंट रिज़ल्ट में जो एज का टेबल है या एज का जो कॉलम है उस पे हमने कंडीशन लगाई है, वो होनी चाहिए ग्रेटर देन 15। आउटपुट में हमें सिर्फ 16 और 17 वाले स्टूडेंट का ही टेबल दिखाया गया है। इस तरह हम कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, लेस देन के लगा सकते हैं, स्कोर के टेबल पे लगा सकते हैं, ग्रेड के टेबल पर या आईडी के टेबल आईडी के कॉलम पर भी, जिस कॉलम पर आप अप्लाई करना चाहें वहाँ पर जो भी कंडीशन मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहें लगा सकते हैं। एज अ डाटा एनालिसिस के दौरान हमें कुछ न्यू कॉलम बनाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो न्यू कॉलम कैसे बनाया जाए? यहाँ पर हमने स्कोर का जो कॉलम है उसके ऊपर कंडीशन लगाई है कि उनकी जो वैल्यूज़ हैं ग्रेटर देन और इज़ इक्वल टू होनी चाहिए 50 के। तो ऐसे डाटा को स्टोर कर दो एक न्यू कॉलम में। ऐसा करने से हमारे पास न्यू कॉलम जो है वो क्रिएट हो जाएगा और उसको फिर ऐड कर देंगे अपने टेबल में, और वैल्यू असाइन कर दी है उसको ट्रू। आउटपुट में देखें तो हमारे पास जो पास का न्यू कॉलम अभी जो बनाया है हमने वो ऐड हो चुका है। अब ये जो पास जो कॉलम का नेम है ना, ये ज़्यादा कुछ मीनिंगफुल नहीं है। अब हम इसको चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे? रीनेम का फंक्शन अप्लाई करेंगे उस टेबल के ऊपर, और कॉलम्स में जिस कॉलम को जिस न्यू कॉलम के साथ रिप्लेस करना चाहें उनके नेम लिख देंगे। तो ऐसा करने से हमारा कॉलम जो है वो रिमार्क में कन्वर्ट हो चुका है। लास्ट हमारे पास जो पार्ट है वो ग्रुप बाय एंड सोर्ट डाटा है। ग्रुप बाय में हम अपने डाटा को कुछ ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, किसी स्पेसिफिक कॉलम के लिहाज से। वो एज का कॉलम भी हो सकता है, ग्रेड का कॉलम भी हो सकता है, और फिर उनके ऊपर कुछ एग्रीगेशन फंक्शन भी लगा सकते हैं, सम कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड है सॉर्ट वैल्यू। सॉर्ट वैल्यू को हम अपने डाटा को अरेंज करते हैं, असेंडिंग मोड में अरेंज करते हैं या डिसेंडिंग मोड में। जैसे कि सबसे पहले बड़ी वैल्यू, उसके नीचे फिर उसकी सेकंड वैल्यू और फिर थर्ड वैल्यू। मर्ज हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने दो टेबल्स का डाटा इकट्ठा देखना हो, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन होती है कि इसमें कॉमन कॉलम दोनों टेबल्स में होना लाजमी है, इसके बगैर हम इनको मर्ज नहीं कर सकते। ये बिल्कुल सिमिलर है जॉइंस के जो हमने एसक्यूएल में देखे हैं। डाटा को ग्रुप करना बहुत ही आसान है। हमने स्टूडेंट रिजल्ट का जो टेबल है, अब इसको आप टेबल कहें, डाटा फ्रेम कहें या इसको फाइल कहें, सारा डाटा सेम है, बस उनके नाम चेंज है, नाम फैंसी हमने बना लिए हैं। तो स्टूडेंट रिजल्ट का हमने टेबल लिया, उसके ऊपर ग्रुप बाय फंक्शन अप्लाई किया। किस लिहाज से? हमने कहा कि उसे अरेंज कर दो ग्रेड के लिहाज से ग्रुप्स में। जैसे यहाँ पर थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड, इन सब का डाटा जो है ना, हमने इन सब के ग्रुप बना लिए। और उसके सामने हमें जो डाटा है वो स्कोर का शो करो, किस लिहाज से? उनकी मीडियन वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है बिल्कुल दरमियान की वैल्यू। सिर्फ एक लाइन लिखने से, एक लाइन ऑफ कोड लिखने से हमारा डाटा जो है वो ग्रुप बाय में डिवाइड हो चुका है, और इसकी आउटपुट नीचे हमें दिखाई गई है। ग्रेड हमें 3 4 इस तरह ग्रेड बनाए हैं, उनके सामने उनकी मीडियन वैल्यू भी लिख दी है। अगर सिमिलर काम हम एसक्यूएल में करें तो हम एक लाइन में तो ये कर नहीं सकते, हमें मल्टीपल लाइन ऑफ कोड की ज़रूरत पड़ेगी। तो पांडास जो है हमारी जो काम है उसको बहुत ही ईजी बना रही है। टेबल को ज्वाइन करने का जो स्ट्रक्चर है वो भी इजी है। पी डी डॉट मर्ज लिखेंगे, फर्स्ट टेबल को लिखेंगे, उस सेकंड टेबल का नेम लिखेंगे, और जिस आईडी की बुनियाद पर, जिस कॉलम की बुनियाद पर हम उन दोनों को मर्ज करना चाहते हैं वो लिखेंगे। किस लिहाज से मर्ज करना चाहते हैं, इनर, आउटर, लेफ़्ट राइट, जिस लिहाज से मर्ज करना चाहें वो लिख सकते हैं। अब इनको प्रैक्टिकली मर्ज करते हैं। पी डी डॉट मर्ज, फर्स्ट टेबल का नेम लिखा, सेकंड टेबल का नेम लिख दिया। अब हमारा जो डाटा है ना, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट जो टेबल है उसमें हमारा जो कॉमन डाटा है उसमें उसकी जो नेम है वो डिफरेंट है, जबकि राइट कॉलम में उसी डाटा का नेम डिफरेंट है। दोनों का डाटा सेम है लेकिन कॉलम के नेम डिफरेंट है। तो इसका सलूशन क्या है कि लेफ़्ट ऑन में हमारे पास जो लेफ़्ट टेबल में जो भी डाटा है उसका नेम लिखेंगे, और राइट में राइट वाला कॉलम लिख देंगे। यहाँ ऐसे करने से हमारा डाटा मर्ज हो जाएगा।
यहाँ पर देखें स्टूडेंट आईडी ये कॉलम है, इसका नेम डिफरेंट है, जबकि दूसरे टेबल में इसका नेम है स्टूडेंट अंडरस्कोर्स आईडी। दोनों के नेम डिफरेंट है, लेकिन अगर आप डाटा नीचे चेक करेंगे ना, दोनों का डाटा सिमिलर है। लास्ट हमारे पास है सॉर्ट वैल्यू, तो इनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। स्टूडेंट रिजल्ट का टेबल ले लिया, उसके ऊपर सॉर्ट्स अंडरस्कोर वैल्यूज़ का फंक्शन अप्लाई किया। आप सॉर्ट तो करना चाहते हैं, लेकिन किस कॉलम की बुनियाद पर करना चाहते हैं, तो वो है हमारे पास स्कोर। सबसे पहले देखें हाईएस्ट स्टूडेंट के स्कोर हैं, जो कि हरमाइन है। फिर है उससे सेकंड हाईएस्ट, इसी तरह लास्ट में 35 स्कोर हैं। इस तरह करने से हमने तीनों जो अपने फंक्शंस हैं उनको अप्लाई कर लिया है। अभी तक हमने देखा कि पांडास जो है वो कितनी पावरफुल लाइब्रेरी है और वो डिफरेंट प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल हो सकती है। इसने जो है हमारा डाटा मैनिपुलेशन या डाटा एनालिसिस को बहुत ही सिंपल बना दिया है, जिसके लिए हमें बहुत बड़ा बड़ा कोड लिखना पड़ता था। वो सारे काम सिर्फ एक लाइन में या कुछ वर्ड्स के अंदर ही हो रहे हैं। इसके ज़रिए हम डाटा क्लीन कर सकते हैं, साथ ही एसक्यूएल के एग्रीगेशन और मर्जिंग जैसे फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। और इससे जो इंसाइट्स मिलती हैं, इंसाइट्स का मतलब होता है जो आउटपुट मिलती हैं, वो भी बहुत इफ़ेक्टिव हैं और इससे हमारा टाइम भी सेव होता है। इसका कोड देखना चाहें तो गिटहब पर सोबिया नूर एआई के नाम से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप इसकी थ्योरी देखना चाहें तो वो आपको मीडियम पर सोबिया नूर के नाम से मिल जाएगी।